नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम गांधी युग के आगे बढ़ेंगे। कल जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने गांधी जी का जीवन परिचय देखा था, उनके दक्षिण अफ्रीका में किए जाने वाले कार्यों की हमने विस्तृत चर्चा की थी, विस्तृत विश्लेषण किया था और जाना था कि आखिरकार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे हमने चर्चा की थी नटाल इंडियन कांग्रेस की, ठीक है, हमने चर्चा की थी फिनिक्स आश्रम की, और हमने चर्चा की थी टॉलस्टॉय फर्म की, और गांधी जी की यात्रा से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को भी हमने वहां पर रखा था कि किस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को समझा, जाना कि रंगभेद क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। तारीख थी 9 जनवरी 1915। अब 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और भारत वापस आने के बाद उन्होंने भारत में मुलाकात की किससे? अपने राजनीतिक गुरु, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो मैं लिख देता हूं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौटते हैं और मुलाकात करते हैं किससे? अपने राजनीतिक गुरु से, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ये ध्यान रखेंगे हम, गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात करते हैं महात्मा गांधी। जब 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटते हैं तो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात करते हैं गांधी जी, और गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें सलाह देते हैं कि यदि आपको भारत को समझना है, यदि आपको भारत की समस्याओं को जानना है, तो पहले आप भारत का भ्रमण कीजिए, पूरे भारत में घूमिए, देखिए और जानिए किस तरीके से जो है भारत में क्या क्या संस्कृतियां हैं, क्या क्या भूगोल है, क्या क्या इतिहास है और यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने भारत को घूमा। इस दौरान वे काफ़ी सारे लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों को जाना, समझा, परखा और लोगों की आम समस्याओं पर भी उन्होंने गहन चिंतन किया। और इसके बाद विद्यार्थियों, महात्मा गांधी भारत में अपने आंदोलनों को शुरू करते हैं। ठीक है, तो भारत वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी का जो प्रथम आंदोलन है भारत में, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, वो है विद्यार्थियों चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जो पहला महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी ने भारत में किया है वो है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, पहला बड़ा आंदोलन जो गांधी जी ने भारत में किया वो आंदोलन है विद्यार्थियों चंपारण सत्याग्रह। किस वर्ष किया है? 1917 में। 1917 में गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन किया या पहला सत्याग्रह किया, और उस सत्याग्रह का नाम है चंपारण सत्याग्रह। विद्यार्थियों, इतिहास में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है शब्द। अगर आप तैयारी सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो प्रशासनिक सेवाओं वाले जो पेपर होते हैं उनमें शब्दों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। वहां पर आयोग छोटे छोटे शब्दों से ही चीजों को बदल देता है, घुमा देता है, और एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जो केवल किताबों को पढ़ता है, देखिए चीजों को पढ़ना और समझना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर केवल पढ़ने से काम चल जाएगा। अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो छोटा मोटा, वहां पर केवल पढ़ने से काम हो जाता है। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, तैयारी सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, तो वहां पर केवल पढ़ने से काम नहीं बनेगा, वहां पर चीजों को समझना आना चाहिए, चीजों पर समझ आपकी होनी चाहिए, आपके विचार होने चाहिए। क्योंकि आयोग को समझदार लोग चाहिए, पढ़े लिखे रट्टू तोते नहीं चाहिए, है ना। प्रशासन में समझदार लोग चाहिए, क्योंकि यही लोग आगे चल करके नीतियां बनाने का कार्य भी करते हैं। तो अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं हम। तो यहां पर कुछ चीजें आपको पहले समझ लेनी चाहिए गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ी हुई। जैसे सबसे पहले आप जाने कि सत्याग्रह और आंदोलन में अंतर क्या है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर लिखा हुआ है चंपारण सत्याग्रह, इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आ जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, जस्ट इसके बाद। तो सवाल यहां पर उठता है कि आखिरकार गांधी जी ने
चंपारण में आंदोलन क्यों नहीं किया, बात समझ रहे हैं, या गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह क्यों नहीं किया। तो दोनों में बेसिक अंतर है जो किसी किताब में संभवतः आपको नहीं मिलेगा। ये समझ के आधार पर है। तो हम जान लें कि सत्याग्रह और आंदोलन में अंतर क्या है, आंदोलन क्या होते हैं और सत्याग्रह क्या होते हैं विद्यार्थियों। हालांकि देखा जाए तो आंदोलन के भीतर ही सत्याग्रह आ जाता है, ये बात सत्य है, लेकिन दोनों में एक माइनर सा अंतर है। अंतर ये है, जब भी कभी सत्याग्रह की बात होगी, सत्याग्रह जैसे हम यहां पढ़ रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, तो जब भी सत्याग्रह की बात होगी विद्यार्थियों, तो सत्याग्रह में हड़ताल, जुलूस इत्यादि चीजें नहीं निकाली जाती हैं। ठीक है, सत्याग्रह में इन चीजों से परहेज किया जाता है। ठीक, और वहीं हम बात करें आंदोलन की, तो आंदोलन में बिल्कुल हड़ताल की जाएगी, संभवतः जुलूस भी निकाला जाए और काम को पूरी तरह ठप कर दिया जाता है सामान्यतः आंदोलन में। ठीक है, अब ये समझ है विद्यार्थियों। आप इमेजिन कीजिए अगर गांधी जी चंपारण में आंदोलन कर रहे होते हैं, तो चंपारण आंदोलन की थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं, ये किसानों को तीन काठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाने के लिए किए जाने वाला एक सत्याग्रह था। किसान बीच में आ रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि गांधी जी यहां आंदोलन कर रहे हैं और गांधी जी के आंदोलन के आह्वान पर किसानों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल का मतलब क्या है, किसान काम नहीं करेंगे। अब यदि किसान काम नहीं करेगा, खेतों में नहीं जाएगा, तो इससे सरकार का ज्यादा नुकसान है या किसान का ज्यादा नुकसान है। तो इसका जवाब सीधा सा है, किसान का ज्यादा नुकसान है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब है कि जो काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, किसी काम को रोका नहीं जाएगा। ठीक, किसान अपनी किसानी करते रहेंगे, खेतों में काम करते रहेंगे और किसानों की ओर से गांधी जी उनकी मांगों को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाएंगे। ये है विद्यार्थियों सत्याग्रह। सत्याग्रह में चलने वाले काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कार्य चल रहा है वैसे ही चलता रहता है और दिनचर्या सामान्य रहती है। और गांधी जी जो हैं, जब सत्याग्रह होगा तो गांधी जी उस वर्ग की ओर से उनकी मांगों को अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे। यहां पर देखिए किसानों की बात है चंपारण में, इसलिए किसान तो अपनी खेती कर रहे हैं, किसानों ने हड़ताल नहीं की यहां पर, है ना, लेकिन किसानों की मांगों को अंग्रेजों तक पहुंचाने का जिम्मेवारी किसकी है, गांधी जी की है। ठीक है, इसीलिए यहां पर शब्द प्रयोग हुआ है चंपारण सत्याग्रह। और आप ये बात हमेशा नोटिस करेंगे, जहां कहीं भी किसानों की बात आएगी वो आंदोलन नहीं होगा गांधी जी के द्वारा, वहां सत्याग्रह ही किया जाएगा। इसको हम देखते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं सत्याग्रह और आंदोलन में जो फर्क है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आंदोलन और सत्याग्रह में क्या फर्क है आप समझ पा रहे होंगे। सत्याग्रह में जो काम होते हैं वो चलते रहते हैं, जबकि आंदोलन में संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है, संपूर्ण चीजें बंद हो जाती हैं, चक्का जाम हो जाता है ना। अब किसान यदि चक्का जाम करेंगे तो क्या करेंगे, खेती तो नहीं करेंगे ना, तो इसमें नुकसान किसानों का जाता है, अंग्रेजों का कम, है ना। तो इस वजह से किसानों को कोई समस्या ना हो, इसलिए वो अपना काम करते रहें, उनकी जगह गांधी जी उनकी मांगों को अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सत्याग्रह और आंदोलन में अंतर आपको स्पष्ट होगा। आगे जब और हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अब जरा हम इसकी पृष्ठभूमि देखें कि चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले हम देखें ये स्थान किधर है। चंपारण नामक स्थान जो है ये कहाँ है, तो ये है मेरे बच्चों बिहार की तराई में। ये जो स्थान है चंपारण, ये कहाँ पर है, बिहार की तराई में। यानी बिहार की तराई का मतलब ये हो गया बिहार का वो हिस्सा जो नेपाल से लगता है, उसको हम कहते हैं तराई। वहां पर एक गांव था चंपारण। ठीक है, वर्तमान में तो एक जिला है। और कारण क्या रहा इस आंदोलन का वो भी मैं आपको बता दूं। तो बच्चों कारण क्या था इसका, तो इस आंदोलन का कारण था तीन कठिया प्रणाली। बेहद ही महत्वपूर्ण, पेपर में कई बार पूछी गई है ये बात। तीन काठिया प्रणाली कारण बनी चंपारण सत्याग्रह का।
क्या है तिनकठिया प्रणाली? तो मेरे बच्चों, बंगाल ये जो बिहार का ये जो गांव है, यहाँ पर जो जमींदार थे, जो अंग्रेज नील के कारखाने चलाते थे, उन्होंने यहाँ के किसानों से एक समझौता कर रखा था। ठीक है, अंग्रेज जो यहाँ पर व्यापारी थे, उन्होंने यहाँ के किसानों के साथ एक समझौता कर रखा था। क्या था समझौता? समझौता था कि यहाँ के किसानों को, चंपारण के किसानों को अपनी भूमि के, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं कि तिनकठिया प्रणाली क्या है। ठीक है, यहाँ के जो अंग्रेज जो व्यापारी थे, उन्होंने यहाँ के किसानों के साथ एक समझौता कर रखा था। और समझौता क्या था कि किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना? तिनकाठिया प्रणाली के अंतर्गत भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी। नील क्या है? तो नील वही है जो हम कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, वही नील है, कोई अलग से चीज नहीं है। अच्छा, इंडियन नील जो थी वो आर्टिफिशियल नहीं थी, वो नेचुरल थी, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और उसका इस्तेमाल होता था कपड़ों की रंगाई में। इसलिए जो भारतीय नील थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, है ना, विश्व के बाजारों में। इसीलिए अंग्रेज क्या करते थे, भारत के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे कि आप नील उगाओ, और फिर हमसे बहुत ही कम दामों पर, क्योंकि हम तो गुलाम थे, तो बहुत ही कम दामों पर हमसे उस नील को खरीद करके उसे विश्व के बाजारों में महंगे दामों पर बेच करके मुनाफा कमाते थे। यह स्थिति बहुत लंबे समय तक चली। इसी बीच क्या होता है, जर्मनी में आर्टिफिशियल नील का आविष्कार हो जाता है ना, रासायनिक नील का आविष्कार हो जाता है, जो कि बेहद ही सस्ती थी, है ना। पहले क्या था, नेचुरल चीज थी नील में, वो महंगी थी, फिर आ गई आर्टिफिशियल, जर्मनी ने आर्टिफिशियल नील बना ली। अब जो जर्मनी की आर्टिफिशियल नील थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इंडिया की नेचुरल नील, और इंडिया की नेचुरल नील से जर्मनी की नील बेहद सस्ती थी। इसीलिए बाजारों में भारतीय नील की मांग कम हो गई, जबकि जर्मनी की नील की मांग बढ़ गई। ऐसे में क्या हुआ कि जो भारतीय नील बाजार था वो ठप पड़ गया, है ना, ठीक है, और जो व्यापारी थे उनको मुनाफा मिलना कम हो गया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी किसानों को, अब मुनाफा तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी, अब भी, जब उससे कोई लाभ नहीं है फिर भी, है ना। यदि आप इससे निकलना चाहते हो, इस एग्रीमेंट से, तो आपको तगड़ा लगान देना पड़ेगा। यानी किसान दोनों तरफ से मारा जा रहा था। 3/20 भाग का मतलब यह हो गया कि यदि आपके पास 20 बीघा जमीन है तो 20 बीघा जमीन में से 3 बीघा पर आपको नील की खेती उगानी ही पड़ेगी हर हालत में। बाकी पे आप जो करना है करो, 17 बीघा पे आपको जो करना है आप करो, 3 बीघा पर नील अनिवार्य है ना। जब नील की डिमांड कम हो गई, लेकिन फिर भी नील, ये लोग हमसे जबरदस्ती इसकी खेती करवा रहे थे, और यदि हम नहीं करना चाह रहे थे तो इस एग्रीमेंट से निकलने के लिए काफी मोटी लगान हमसे वसूला जा रहा था। ये थी तिनकाठिया प्रणाली जो बिहार में चल रही थी। ऐसा नहीं है कि नील की खेती के विरोध में बिहार में पहली बार आंदोलन हो रहा है, नहीं बच्चों, इससे पहले हम जनजातीय आंदोलनों में नील विद्रोह पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद होगा। नील विद्रोह इससे पहले भी हो चुका है, वो हुआ था 1859 से लेकर 1861 तक बंगाल के क्षेत्र में नील विद्रोह, है ना। उस पर हमने पूरा वीडियो बनाया है। जो लोग हमारे रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं, उनको ये बात पता होगी कि उस पर वीडियो बन चुका है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहली बार नील की खेती के विरोध में यहाँ पर काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं। बंगाल में भी विद्यार्थियों नील आंदोलन, नील विद्रोह हो चुका था। नील की खेती के विरोध में ही समय है 1859 से 1861 के बीच में। यहाँ पर यह दूसरा विद्रोह था। ये स्थिति थी विद्यार्थियों बिहार में, चंपारण में। इसी बीच रामचंद्र शुक्ल नामक एक किसान लखनऊ में मुलाकात करता है गांधी जी से, और वह गांधी जी को अपनी समस्याओं को बताता है कि यार, मतलब यार तो नहीं, वह बताता है कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें जो है चल रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर हमारा शोषण हो रहा है। गांधी जी उसकी बात को सुनते हैं और फिर चंपारण के लिए कूच कर जाते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। और गांधी जी
जो कि मैंने बताया भारत आने के बाद गांधी जी बिल्कुल हीरो की तरह थे, बिल्कुल सलमान खान की तरह शर्ट खोल के घूमते थे बढ़िया, और जिसको जो भी समस्या है जाकर गांधी जी से मिलो और गांधी जी शक्तिमान की तरह उसका सॉल्यूशन कर देंगे। एकदम फुल फॉर्म में थे जिस समय में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, बैक टू बैक आंदोलन कर रहे थे और सब के सब सफल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, हैट्रिक मारी थी उन्होंने, 3 आंदोलन चलाए थे, तीनों बैक टू बैक सफल हो गए थे यहाँ पर। इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। तो गांधी जी से जाकर के मिलते हैं रामचंद्र शुक्ला नामक व्यक्ति और अपनी समस्या बताते हैं, और गांधी जी फाइनली चंपारण में अपने आगमन सुनिश्चित करते हैं और अपने चरणों को इस धरती पर रख देते हैं। गांधी जी का आना ही मतलब आप समझ लीजिए कि अंग्रेजों के लिए सरदर्दी है, क्योंकि गांधी जी कोई नौसिखिए व्यक्ति नहीं है। वो अपने आंदोलनों का प्रभाव दक्षिण अफ्रीका में दिखा चुके हैं 22 साल, है ना, और जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ थी वही दक्षिण अफ्रीका में भी थी। तो गांधी जी से सब परिचित थे कि ये आदमी जो है थोड़ा सा डेंजरस है, इससे बचकर रहने की जरूरत है ना, क्योंकि इस पर आप लाठी चार्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी जी बेहद ही कमजोर हैं। अगर लाठी चार्ज करने से गांधी जी को जरा सी भी हानि हुई तो फिर तो बहुत स्थिति गंभीर हो जाएगी, है ना। और एकदम अड़ियल थे गांधी जी, जिस काम के लिए अड़ गए मतलब अड़ गए, फिर उन्हें कोई वहां से हटा नहीं सकता। नंबर 1 के जिद्दी और हठी व्यक्ति थे महात्मा गांधी। तो जैसे ही यहाँ पर खबर मिलती है कि गांधी जी आ रहे हैं, तो इस एरिया का जो कमिश्नर था उसने अनुमति नहीं दी कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगा, किसी हालत में मैं आने ही नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन गांधी तो गांधी अड़ गए कि मैं जरूर आऊँगा, है ना। और जब गांधी जी अड़ गए तो सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी ने यहाँ आकर के अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया। देखिए ध्यान रखेंगे, सत्याग्रह है, आंदोलन नहीं, हड़ताल कुछ नहीं था। गांधी जी ने किसानों से कहा तुम्हारा जो काम है तुम करो, तुम्हारी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के मैं बात करूंगा अंग्रेजी सरकार से। और गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष इन मांगों को रखा और फिर यदि हम देखें तो एक आयोग का गठन किया गया इन सारी समस्याओं को देखते हुए कि आखिरकार ये समस्या वाकई में है या नहीं। ठीक है, एक आयोग बनाया गया जिसमें गांधी जी भी शामिल थे और उस आयोग ने ये जांच की कि क्या वाकई में ये समस्या है। और जब गांधी जी उस आयोग में शामिल थे तो गांधी जी अपनी मांगों को, जो समस्याएं थी, उनको अंग्रेजों को समझाने में पूरी तरह से सफल रहे और अंत में अंग्रेजों ने ये मान लिया कि हाँ ये समस्या है और इसको समाप्त होना चाहिए। और गांधी जी के सत्याग्रह करने के बाद चंपारण के लोगों को तिनकाठिया प्रणाली से मुक्ति मिल गई। ठीक है, और उन्हें यह अधिकार मिल गया कि वह जो भी खेती करना चाहे वो कर सकते हैं। अब उन्हें अनिवार्य रूप से नील की खेती करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरीके से गांधी जी ने तिनकाठिया प्रणाली को हटाने में अपना योगदान दिया और सफलतापूर्वक चंपारण के लोगों को तिनकाठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाई। और केवल तिनकाठिया प्रणाली से ही मुक्ति नहीं दिलाई, उन्होंने ये भी सुनिश्चित करवाया कि जिन किसानों से अवैध वसूली की गई है उसका 25% भी उन्हें वापस दिया जाएगा। तो ये आंदोलन पूरी तरीके से सफल रहा। पेपर में पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के विरोध में चलाया गया था, तिनकाठिया प्रणाली, या तिनकाठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया, चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा है, चंपारण सत्याग्रह। सवाल ढेरों बन सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। सवालों के जवाब याद करोगे तो एक सवाल का एक जवाब होगा, कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तो सवाल कैसे भी आ जाए गलत नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बाकी सवाल तो कैसे भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, हम चैलेंज कर देंगे, जो पूछना है पूछ लो। ठीक है, तो ये है चंपारण सत्याग्रह और इस तरीके से यहां से मुक्ति मिल गई किसानों को तिनकाठिया प्रणाली से। महत्वपूर्ण बात यहां पर अब हम देखें, प्रश्न पूछता है कि इस आंदोलन में गांधी जी के साथ साथ कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन कौन थे। देखिए गांधी तो थे ही, लेकिन गांधी जी अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। जैसे हम देखते हैं वो कौन कौन से थे। तो इस आंदोलन में गांधी जी के साथ साथ यदि हम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे, कॉमा जे.बी. कृपलानी, जीवतराम भगवान दास कृपलानी, ये भी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। और तीसरा गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई। ये
कुछ महत्वपूर्ण लोग थे इस आंदोलन में गांधी जी के साथ शामिल, ध्यान रखेंगे, है ना। तो गांधी के साथ इस आंदोलन में कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई। ये सवाल कूट के फॉर्म में आ जाता है कि गांधी जी ने भारत में आने के बाद 1917 में पहला जो अपना सत्याग्रह किया वो चंपारण सत्याग्रह था। दूसरा दे देगा आपको कि इस आंदोलन में गांधी जी के साथ, इस सत्याग्रह में गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई भी शामिल थे। अब आपको चुनना पड़ेगा कथन नंबर 1 सही है, 2 सही है, केवल 1, केवल 2, या दोनों ही सही या दोनों ही गलत। इस तरीके से सवाल पेपर में पूछ लेगा। तो महात्मा गांधी के साथ ये लोग भी शामिल थे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति वो भी हैं जिन्होंने इस आंदोलन का, इस सत्याग्रह का विरोध किया था। पेपर में पूछता है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने महात्मा गांधी के द्वारा किए जाने वाले प्रथम सत्याग्रह चंपारण का विरोध किया था। तो वो थे किसान नेता NG रंगा, ठीक है। मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर कि NG रंगा ने इस सत्याग्रह का विरोध किया, ठीक। NG रंगा कौन है? तो ये तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध नेता थे और हार्वर्ड में पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और स्वयं किसान नेता थे। और इनको स्टार्टिंग में गांधी जी की जो नीतियां थी वो पसंद नहीं थी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1930 के बाद ये गांधी जी के पक्के समर्थक हो जाएंगे, अभी समर्थक नहीं है। तो NG रंगा ने इस सत्याग्रह का विरोध किया था, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। पेपर में इस तरीके के सवाल भी पूछ लेता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो वो व्यक्ति हैं NG रंगा। NG रंगा ने इस सत्याग्रह का विरोध किया था, ठीक है। और यदि हम देखें तो इसी आंदोलन के दौरान, ठीक है, जब ये आंदोलन चल रहा था, इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गांधी जी को। हालांकि मैं ये आपको कल बता चुका हूं कि महात्मा की उपाधि किसने दी, लेकिन कब दी वो आज आपको पता चला है कि टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। किसको बच्चों? टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी गांधी जी को, ठीक है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली? तो वो आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और विपिन चंद्रा ने इस आंदोलन के संदर्भ में लिखा है कि इस आंदोलन की सफलता सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता का प्रथम चरण थी। यानी विपिन चंद्रा के शब्दों में यदि हम देखें तो उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई था, ठीक है। ये पहली लड़ाई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसको जीत लिया महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो ये था चंपारण सत्याग्रह, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, चलिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आंदोलन है जो गांधी जी ने भारत में किया वो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब देखिए यहां पर सत्याग्रह नहीं आया है, ठीक है। चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण कार्य गांधी जी ने भारत में किया है वो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ है? ये 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। शब्दों पर ध्यान देंगे तो ये सत्याग्रह नहीं है, ये आंदोलन है। अब आप समझ गए होंगे कि जब आंदोलन होगा तो जुलूस भी निकल सकता है, हड़ताल भी हो सकती है, चक्का जाम भी होगा, और ये सारी की सारी घटनाएं इस दौरान की जाएंगी। आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए शब्दों से ही कि क्या होने वाला है, ठीक है। स्थान तो बताने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ हुआ है नाम में ही छुपा हुआ है, अहमदाबाद तो अहमदाबाद में ही होगा। प्लस गांधी जी के घर के जस्ट बराबर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इनका गृह जो राज्य है वो गुजरात ही है, तो वहाँ पर यह आंदोलन हुआ जिसका नाम था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कारण हम देखें, इसका कारण क्या था इस आंदोलन का कारण। तो मेरे बच्चों, इस आंदोलन का जो कारण है
वो था प्लेग बोनस। इस आंदोलन का कारण क्या था? प्लेग बोनस। क्या था प्लेग बोनस? तो जिस समय में गांधी जी भारत में हैं उस समय में एक बीमारी, एक छूत की बीमारी जिसका नाम था प्लेग। प्लेग जो है चूहे से फैलने वाला एक रोग है। जिस तरीके से वर्तमान में कोविड-19 फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, वुहान वायरस फैला हुआ है, उसी तरीके से उस समय में प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी जो कि चूहों से फैलती थी, और एक व्यक्ति को यदि है और आप उसके संपर्क में आए तो आपको भी हो जाएगी। तो महामारी का रूप ले लिया था इस बीमारी ने, प्लेग ने, है ना। तो अपने जो उनके जो वर्कर हैं, कंपनी के जो वर्कर हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए कंपनी ने क्या किया? मजदूरों को बोनस दे दिया। ठीक है, कि आप अपना मतलब सैलरी तो मिल ही रही है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा उन्हें बोनस दे दिया सैलरी का, तकरीबन 35%, और कहा कि इस पैसे का आप इस्तेमाल करो अपने आप को सुरक्षित रखने में, ठीक है ना, अच्छे से रहो, है ना, और दवाइयां वगैरह लेते रहो और साफ सुथरे रहो जिससे आप बीमार ना पड़ जाओ। ठीक है, प्लेग फैला हुआ था इसलिए कंपनी ने बोनस दे दिया, है ना, कि आप अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, साफ सफाई से रहो जिससे आप बीमार ना पड़ो। प्लेग बोनस दे दिया गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, प्लेग बोनस मिल गया भाई, जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो मजदूर थे, खुश हो गए। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि प्लेग हमेशा था, प्लेग कुछ समय बाद समाप्त हो गया। लेकिन जब प्लेग समाप्त हो गया तो कंपनी ने फैसला लिया कि जब प्लेग ही नहीं है तो प्लेग के नाम पर मिलने वाला बोनस क्यों दिया जाए। इसीलिए कंपनी ने फैसला लिया कि प्लेग बोनस को अब समाप्त किया जाता है। ये बात जैसे ही मजदूरों ने सुनी, मजदूर भड़क गए, बोले कि वेतन सदैव बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। अब जो बढ़ गया वो बढ़ गया, अब हमारे खर्चे मेंटेन हो गए। भाई पहले 100 रुपये सैलरी थी, अब 135 है, अब हमने 135 के हिसाब से अपने खर्चे मेंटेन कर लिए, है ना। पहले हम जो है 100 ग्राम पनीर खा रहे थे, अब हम 200 ग्राम खा रहे हैं, अब वो कंट्रोल थोड़ी होगा। इसलिए मजदूरों ने कहा कि अब हमें इतना ही सैलरी चाहिए जितना ये हमें मिल रही है, इससे कम में बात नहीं बनेगी। इस प्रकार की घोषणा मजदूरों ने कर दी और अपने पक्ष में मजदूरों ने बुला लिया साक्षात महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का आना ही इस बात का सूचक था कि अब तो बात जो है हाथ से गई, अब तो जो महात्मा गांधी कह देंगे वही होगा। महात्मा गांधी यहाँ पहुँचते हैं और मजदूरों से कहते हैं कि भैया यहाँ करेंगे हम आंदोलन। विद्यार्थियों, ये सत्याग्रह नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर गांधी जी ने आंदोलन किया और आंदोलन का अभिप्राय है कि मजदूरों से कहा कि आप हड़ताल कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी के कहने से मजदूरों ने हड़ताल की। अब यहाँ पर इस चीज को हम समझते हैं कि यदि यहाँ पर गांधी जी हड़ताल नहीं करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हड़ताल हो रही है ना, कंपनी बंद है, तो कंपनी के बंद होने से ज्यादा नुकसान किसका है? मजदूरों का ज्यादा नुकसान है या कंपनी के मालिक का ज्यादा नुकसान है? तो इसका जवाब बेहद ही आसान है, भाई मालिक का ज्यादा नुकसान है। कंपनी बंद होगी, कंपनी में अगर सामान नहीं बनेगा तो मालिक का ज्यादा नुकसान है। मजदूर तो वैसे ही गरीब है, वो तो वैसे ही मरा हुआ है, उसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, 2 दिन भूखा रह लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 दिन फैक्ट्री बंद हो गई तो कंपनी को हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसे में यहां गांधी जी सत्याग्रह करते तब क्या होता? तो सत्याग्रह यदि करते तो क्या कोई हड़ताल होती? नहीं होती। यानी यदि यहां सत्याग्रह किया जाता तो गांधी जी मजदूरों से कहते तुम काम करते रहो, हम तुम्हारी मांग रखेंगे मिलके मालिकों से। तो क्या मिलके मालिक बात मानते? बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते काम तो चल ही रहा है ना, तुम हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते रहो। ये बात टलती जाती और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में काम लगातार चलता रहता है। क्योंकि हम जानते हैं सत्याग्रह में हड़ताल या इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाते हैं, चक्का जाम जैसे कार्य नहीं किए जाते। गांधी जी इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ सत्याग्रह नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया आंदोलन और कहा कि हड़ताल कर दीजिए। और हड़ताल जब हुई तो जो कंपनियां थी उनके मालिकों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कहा ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमें, और तुरंत गांधी जी को बुलाया गया कि बात करने के लिए कि भैया बताओ क्या करें। गांधी ने कहा बात इसमें कुछ नहीं होगी, जो उन्हें प्लेग बोनस मिल रहा है वो मिलता रहेगा, ठीक है। और गांधी जी ने कहा कि जो भी बोनस मिल रहा है वो मिलता रहेगा और 35% उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, है ना।
तर्क गांधी जी का ये था कि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होके गया है 1914 से 1918, इधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए मजदूरों की सैलरी बढ़नी चाहिए, यानी जो प्लेग बोनस आप दे रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए, उसको खत्म अब नहीं किया जाएगा, ठीक है। और 35% प्लस सैलरी का वादा लेकर के गांधी जी ने इस आंदोलन को भी सफल बनाया। अहमदाबाद मिल आंदोलन के अंतर्गत मजदूरों को उनके अधिकार मिले और उनकी सैलरी जो है 35% बढ़ा दी गई, ठीक है। ये था विद्यार्थियों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है ना। अब इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन था, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ थी अनुसुईया बेन, ध्यान रखेंगे हम। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन थी, अनुसुईया बेन, ध्यान रखेंगे हम इस बात को। ये गांधी जी की सहयोगी थी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के खिलाफ, ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये है अंबालाल साराभाई की बहन, ये जो अनुसुईया बेन है ये बहन है अंबालाल साराभाई की। अंबालाल साराभाई महात्मा गांधी के मित्र हैं और अंबालाल साराभाई इस आंदोलन के खिलाफ थे। उन्होंने कहा ये आंदोलन गलत हो रहा है, ये हड़ताल गांधी जी को नहीं करानी चाहिए, है ना, इससे मजदूर अपनी मनमानी पर उतर आएंगे, ये उनके विचार थे। अब आप देखिए, भाई विरोध में है लेकिन बहन गांधी जी के साथ है और सफल आंदोलन करवा रही हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये था विद्यार्थियों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आंदोलन गांधी जी ने भारत में किया है विद्यार्थियों, वो है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। वो क्या है, खेड़ा सत्याग्रह। अब देखिए सत्याग्रह आ गया मतलब तो कहीं ना कहीं बात है यहां पर किसकी, किसानों की। आप समझ गए होंगे, देखिए, है ना, समझ विकसित करना बेहद जरूरी है। और अब यहां हम चर्चा करेंगे खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। अब सत्याग्रह शब्द आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस आंदोलन में इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं किसान, ठीक है ना। तो अब हम चर्चा करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की। किस वर्ष हुआ है खेड़ा सत्याग्रह, तो 1918 में ही हुआ है, ठीक है। और यदि हम देखें तो खेड़ा सत्याग्रह का कारण क्या था, तो विद्यार्थियों हुआ यूं कि खेड़ा में भीषण अकाल जैसी स्थिति थी, ठीक है, पानी बरसा नहीं, सूखे जैसी स्थिति थी, इसलिए फसलें हो गई बर्बाद। लेकिन फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार ने लगान वसूलना जारी रखा। फसल बर्बाद हो चुकी थी लेकिन सरकार ने लगान वसूलने में कोई ढील नहीं बरती या लगान माफ नहीं किया। सरकार ने कहा कि फसल हो या ना हो हमें लगान चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में किसानों ने संपर्क किया किससे, महात्मा गांधी से। अच्छा, खेड़ा किधर है, तो खेड़ा भी ये गुजरात में ही है, ध्यान रखना, ठीक है, ये कहीं और नहीं है, गुजरात में ही है। तो फसल नष्ट हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में किसानों से जबरन लगान वसूला जा रहा था। गांधी जी को पता चला तो गांधी जी इस समस्या के लिए खेड़ा पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर गांधी जी के साथ साथ कौन कौन थे, तो गांधी जी के साथ साथ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सदस्य और भी हैं जो मैं आपको बता दूं, जो है विट्ठल भाई पटेल। ध्यान रखना, इस आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन कौन है, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, कौमा सरदार पटेल, ये भी इस आंदोलन में इनके साथ हैं, ध्यान रखेंगे हम। तो विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक, ठीक है, ये लोग भी गांधी जी के साथ हैं। और यहां पर भी सेम सिचुएशन थी यहां पर। तो गांधी जी यहां पर अंग्रेजों से बात करते हैं और कहते हैं कि यहां पर भीषण अकाल की स्थिति है, इसलिए ये किसान लगान दे पाने में सक्षम नहीं है। ऐसी जब मांग हुई तो अंग्रेजों की ओर से एक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल नामक राजस्व अधिकारी इस पूरे इलाके का दौरा करने आता है और ये जांच करता है कि क्या यहाँ के किसान लगान दे पाने की स्थिति में हैं, और वह पाता है कि स्थिति वाकई में गंभीर है, यहाँ के किसान लगान चुका पाने की स्थिति में नहीं है।
और ऐसी स्थिति में वह संस्तुति करता है कि इस क्षेत्र के किसानों का लगान माफ कर दिया जाए। और इस तरीके से गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह को भी सफल बनाया और यहाँ के जो एरिया, ये जो एरिया था, इस एरिया पर लगने वाला जो किसान जो लगान था उसको भी गांधी जी ने पूरी तरह से माफ करवा दिया। तो विद्यार्थियों, ये थे गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले 3 बैक टू बैक आंदोलन। बेहद ही महत्वपूर्ण है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ के इन्हें पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी। पहला जो आंदोलन है विद्यार्थियों वो था चंपारण सत्याग्रह 1917, दूसरा है अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह 1918। इनका क्रम याद रखिएगा, पेपर में कभी कभार इनको इनके कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए आ जाता है कि कौन सा कब हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। कारण सिंपल से ही है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है ना। पहला जो है उसका कारण थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नील की खेती वाला, तिनकाठिया प्रणाली। बाकी तो सिंपल ही है, आप लोगों को याद बने ही रहेंगे। ठीक है, तो ये थे विद्यार्थियों महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन जो उन्होंने भारत में किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, इनको हम जानेंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। और जल्दी से जल्दी भैया हमारे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करवाओ, ये मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि जल्दी से 1000 की फैमिली हमारी कंप्लीट कराइए। बस होने ही वाले हैं, 50-60 और रह गए, उसको जल्दी से आप कंप्लीट कराओ। ठीक है, और हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।